नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा परस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। देखिए, परस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो बेसिकली जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ, अगर आप इस कंपनी के डेटा को देखेंगे, जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ उसके बाद एक बिग करेक्शन हुआ था। एक्चुअली लिस्टिंग गेन जो हुआ था वो करीबन करीबन 470 के आसपास हुआ था। उसके बाद एक धमाका परफॉर्मेंस कंपनी किया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर 430 से लेकर कंपनी की जर्नी किया, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर कंपनी अराउंड 160% के आसपास रिटर्न दे दिया। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को यही लग रहा होगा कि यहाँ से एक और भी जंप होगा, मगर हुआ कुछ उल्टा। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद कंपनी के ऊपर एक पैटर्न स्केट हो गया। तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद कंपनी के ऊपर देखिए लंबा सा एक यू टर्न लिया और कंपनी बाउंस बैक किया। देखिए, अच्छे कंपनी हमेशा आज नहीं तो कल वो फिर से रिकवरी जरूर करेगा। कितना भी कुछ कर ले तो वो रिकवरी जरूर करेगा, क्योंकि रिकवरी करना ही उसका मेन थीम है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से रिकवरी हुआ है, उसके बाद कंपनी अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे कर रहा है। देखिए, बेसिकली बीच में एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स भी बना था। कप के बाद दो बार हैंडल पैटर्न बने और उसके बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद रीटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाकर इस लेवल को टच किया। एक शानदार तरीके से टारगेट का अचीव किया, एक बेस्ट तरीके से टारगेट का अचीव किया। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा टारगेट तो किया। अभी और एक रेंज फिर से क्रिएट हो चुके हैं। देखिए, ऑरेंज रेंज का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बना। पहले यहाँ पे एक, दो, तीन और चार, चार के चार यहाँ पे क्या बना, बाइंग कैंडल। तो चार के चार बाइंग कैंडल बनने का जो टोटल रेंज बना वो निकल गया 54.49% के आसपास। तो अच्छा खासा एक रेंज बना है। इसी रेंज के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा, तब बनेगा एंट्री। और इस हाई लेवल को यहाँ पे क्या बनेगा, इस लेवल में बनेगा टारगेट। तो बेस्ट तरीके से एंट्री और टारगेट लेवल यहाँ पे बन सकते हैं। तो उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस भी एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए, क्या सही में अगर नीचे आए तो क्या टारगेट बनने का पॉसिबिलिटी है। देखिए, सबसे पहले मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स में हमेशा एक वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। इस बार भी कंपनी अच्छा खासा सेल्स किया, अराउंड 79 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल आज तक की हाईएस्ट सेल्स है। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, जिस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 11 करोड़ से 9 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होने के बजाय थोड़ा सा कम हो चुके हैं। तो कंपनी आज तक भी कोई भी लॉसेस नहीं किया, पॉजिटिव है, यही सबसे बड़ी बात है। छोटे कंपनी है, अराउंड 5,800 करोड़ का एक छोटा सा कंपनी है। इस कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि कंपनी को बिजनेस को पहले समझिए। कंपनी का अगर बिजनेस के रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो देखिए, डिफेंस का जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर 85% कंपनी का बिजनेस हो रहा है। बाकी डिफेंस एंड स्पेस जो मतलब ऑप्टिक्स है उसके ऊपर अराउंड 15% के आसपास बिजनेस चल रहा है। तो ओवरऑल जो बिजनेस है वो शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। उसी तरीके से अगर इंडिया को देखा जाए तो 84% एंड अदर्स के ऊपर 15% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे ग्रोथ एंड सिचुएशन देखने को मिला है, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत काफ़ी है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए। देखिए, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट इसीलिए रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर जो मेनली बिजनेस है वो गवर्नमेंट सेक्टर से आ रहा है। बाकी जो है प्राइवेट सेक्टर में 30% और बाकी एक्सपोर्ट एंड डिफेंस स्पेस सेक्टर के ऊपर 15%। और बिजनेस के बारे में बात करें तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर 73% के आसपास बिजनेस हो रहा है और डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर के ऊपर 26% के आसपास बिजनेस हो रहा है। तो ओवरऑल अच्छा खासा बिजनेस कंपनी कर रहा है, जिसके कारण कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी एक बार नीचे लेवल को टच करे तो एंटी बनेगा, इस हाई लेवल तक टारगेट बनेगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि मैं यहाँ पे एंटी बनेगा मतलब ये नहीं कि मैं आपको एंटी दे रहा हूँ, मेरा खुद का एंटी होगा। मैं खुद यहाँ पे एंटी लेने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो मेरी स्ट्रेटेजीज को देखकर आप एक बार रिसर्च करिए, मतलब प्रीवियस डेटा को बैक टेस्टिंग करके देखिए कि सही में इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में दम है क्या नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली आप सभी जानते हैं इंडिया की एक मतलब पॉपुलर, देखा जाए तो एक पीएसयू बैंक है। और इंडिया के एक पॉपुलर पीएसयू बैंक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास है। अगर सेक्टर वाइज दिखा दूँ तो कंपनी यूनियन बैंक इंडिया के टॉप 5 पीएसयू बैंक में
नाम शामिल करा चुके हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी का अगर परफॉर्मेंस देखूँ तो कंपनी का सेल्स का आंकड़ा भी ठीक ठाक है और प्रॉफिट का आंकड़ा भी क्वार्टरली ठीक ठाक है। कंपनी डेब्ट भी हाईएस्ट लिया, क्योंकि कर्जा जितना लेगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ होगा। अभी आपको ये देखना है कि कंपनी कर्जा लेने के बाद उसको एनपीए को किस तरीके से मेंटेन किया। अगर मैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो एनपीए यहाँ पे देखने को नहीं मिला, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लीजिए। कंपनी का रेवेन्यूज भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला, 22,000 से 26,000 के आसपास। और कंपनी के एक्सपेंस मिटाने के बाद टोटल नेट प्रॉफिट 2,800 से 3,300 तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत काफ़ी है। अभी मैं कंपनीज के डिटेल्स डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी के इन्वेस्टर देख लेते हैं। जैसे प्रोमोटर के पास 74%, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही 74% होल्डिंग्स है, क्योंकि प्रोमोटर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो पहले 83% था। और सेबी के रूल्स के हिसाब से कोई भी कंपनी के ऊपर 75% से ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है यही कारण की वजह से प्रोमोटर ने माल बेचा, और बाकी उसका फायदा किसने उठाया? एफआईएस उठाया, डीएस ने उठाया। और पब्लिक के पास छोटा मोटा होल्डिंग है, उल्टा पब्लिक क्या कर दिया? खुद की होल्डिंग को बेच दिया। देखिए यही गलती पब्लिक करते हैं, जब होल्ड करना चाहिए तब माल बेचते हैं, जब बाई करना नहीं चाहिए तब बाई कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं। अगर इस कंपनी का मैं मतलब आरओई में आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हैं 5 साल में 6.47% के आसपास था, और 3 साल में 12.5% के आसपास था। अभी करंट ईयर में 16% के आसपास है। मतलब आरओई जो है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, जो बैंकिंग सेक्टर में देखना चाहिए, वो शानदार तरीके से ग्रोथ किया। उसी तरीके से अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखो तो ओवरऑल 5 साल में 4.62% के आसपास था। अभी 3 साल में 8.96% के आसपास था। करेंट ईयर में ओवरऑल 11.67% के आसपास बने। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है, जिस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए जिस डेटा का मैं इंतजार कर रहा था वो डेटा आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। जो प्रीवियस क्वार्टर का जो रिजल्ट का डेटा है उसमें एक चीज़ों को आपको दिखाऊंगा। पिछले सालों में करीबन 2,93,000 के आसपास प्रोविजन था। अब इस बार वो प्रोविजन घट के कितना हो चुके हैं? 1,25,000, जो पिछले क्वार्टर्स को भी बीट किया और पिछले सालों को भी बीट किया। बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे कंपनी प्रोविजन को मेंटेन किया। मतलब प्रोविजन जितना कम होगा उतना ही अच्छा है कोई भी बैंक के लिए और कोई भी फाइनेंस कंपनी के लिए। उसी तरीके से अगर नेट एनपीए की भी देखा जाए तो एनपीए पहले 1.70 था, 1.08 था, अभी 1.03 हो चुके हैं। मतलब एनपीए को भी कंपनी धीरे धीरे करके कम कर रहा है। तो गुड पॉइंट्स है जो कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो यूनियन बैंक के ऊपर आपको मैं डेटा के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था। वो पैटर्न एक लंबा सा पैटर्न बना। कब कोई ध्यान है पैटर्न का? वो आज का पैटर्न नहीं है, 2018 से लेकर एक लंबा सा कब बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन भी इस लेवल में हो चुके हैं। रिटेस्ट किया। अभी देखिए कंपनी एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल में बार बार रिटेस्ट कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। और मुझे लगता है जिस जिस तरीके से रिटेस्ट करे, जिस तरीके से 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास है, अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर फॉल हुआ तो एक स्ट्रांगली जो सपोर्ट लेवल इसका मिलेगा, वो सपोर्ट लेवल कुछ इस तरीके से लेवल में मिलेगा, क्योंकि यही रेजिस्टेंस था, यही पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट लिया, उसके बाद बाउंस बैक किया। मतलब यही जगह पे कंपनी एक स्ट्रांगली सपोर्ट बनाएगा, जो लेवल निकल कर है 96.25 के आसपास। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सीएसबी बैंक। सीएसबी बैंक बेसिकली एक प्राइवेट बैंक है और एक छोटा सा बैंक है, मगर कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों मैं इसे बता रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन जो है एकदम सस्ते में है। दूसरी बात, कंपनी की जो डेप्थ है वो ज़्यादा है। अब इस डेप्थ लेने के बाद कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है, देखिए इनकम अच्छा खासा कर रहा है। कितना अच्छा खासा किया, देखिए पिछले सालों में भी कंपनी रेवेन्यू ज़्यादा था, इस बार भी रेवेन्यू हाईएस्ट देखने को मिला। एक इंटरेस्ट को कंपनी पेमेंट किया, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 156 से लेकर 151 तक देखने को मिला। बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला। और मज़ेदार बात यही है कि पहले कंपनी को 1.17%, 3.21% के आसपास एनपीए देखने को मिला था। वही एनपीए घटकर अभी 0.51% के आसपास देखने को मिला है, जो आज तक की सबसे मतलब देखा जाए तो लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी का बहुत ज़्यादा एनपीए कम हुआ है। हाँ, इस एनपीए कम होने के कारण कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए क्योंकि देखिए एनपीए ही पूरा का पूरा कंपनी को, कोई भी बैंक को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि एनपीए अगर ज़्यादा रहेगा तो कंपनी में ग्रोथ भी कम होगा। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। तो इस कंपनी का बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो 12,500 करोड़ से 25,000 करोड़ तक देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे बोरिंग्स देखने को मिला। इसी बोरिंग्स के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है।
तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा जर्नी कर सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी शानदार परफॉर्मेंस किया। उसी बेसिस में कंपनी के चार्ट के हिसाब से बात करूँ तो लंबा सा एक जर्नी के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। अगर मैं इस चार्ट को एक बार आपके सामने डिटेल्स में देखो तो एक कप विद हैंडल पैटर्न्स बन चुके हैं। पहले कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद रिटेस्ट किया, बार बार वो रिटेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, मगर ऊपर साइड में थोड़ा सा देखिए डाउन साइड एक ट्रेंड बन रहा है। तो मुझे लगता है इजीली वो ऊपर नहीं जा पाएंगे, इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा स्ट्रांगली लेवल को, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो कंपनीज के ऊपर एक वीकनेस पॉइंट भी है। वीकनेस पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए आरबीएल बैंक, सॉरी, जो पॉइंट है मैं पता चला कि इंडिया सीएसबी बैंक रेज आफ्टर टॉप शेयर होल्डर स्टेक सेल्स, मतलब टॉप शेयर होल्डर स्टेक सेल्स कर चुके हैं, मतलब बड़े बड़े शेयर होल्डर्स जो है वो इसका स्टेक सेल कर चुके हैं। तो एक ऑब्वियसली कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट्स है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर अगर एग्जिट कर लेंगे तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा खतरा बन सकता है। तो आप इस कंपनी के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है एनएससी फूड्स लिमिटेड। तो एनएससी फूड्स लिमिटेड छोटा सा कंपनी है। कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी स्प्लिट देने वाला है। तो कंपनी 22 जुलाई में कंपनी एक के बदले 10 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, साथ ही साथ जितने सारे कंपनीज के बारे में चर्चा किया हो उसके बारे में रिसर्च करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।